हेलो फ्रेंड्स, आज है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की एजुकेशन सब्जेक्ट की, जो कि आपके 50 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आज है बेसिकली इसकी 6वीं क्लास। अगर आपने इसके पहले की क्लास की विजिट नहीं किया है तो आप, अगर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट जाकर के क्लास 1 से लगातार देखेंगे तो एक एक टॉपिक और एक एक कॉन्सेप्ट बड़ा ईजी तरीके से क्लियर होगा। आज का बेसिकली टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत। सिद्धांत क्या होते हैं? किसी भी हम जब किसी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो अपने जो टीचिंग के तरीके, टीचिंग की जो कला है ना, उसको आसान बनाने के लिए जिन प्रिंसिपल का, जिन तरीकों का प्रयोग करते हैं उसको बेसिकली हम शिक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये है बेसिकली जनरली लैंग्वेज में। लेकिन हम लोग क्योंकि शिक्षण पढ़ रहे हैं तो शिक्षण के थ्रू इसकी डिफिनेशन समझेंगे। देखिए, इसकी जो बेसिकली जो इसका अर्थ होता है, जो इसका मीन्स होता है, नोट्स कैसे बनाए, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं। नोट्स जिस तरह से मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, इसी तरह से आप सेम टू सेम अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चले जाएं। यही बेसिकली आपकी नोट्स बने प्रिपेयर्ड होगी। देखिए, शिक्षा और शिक्षार्थी के बीच जो अंतःक्रिया होती है और शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। शिक्षण एक कला है और जो शिक्षक होता है बेसिकली वो उसका एक कलाकार होता है। यानी कि एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जिन जिन तरीकों का प्रयोग करता है वही बेसिकली उसकी कलाकारी का एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। ठीक, प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, वही शिक्षक और कलाकार के सिद्धांत बन जाते हैं। इसी प्रकार शिक्षण के भी सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों की सहायता से शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं इससे बेसिकली उद्देश्यों की प्राप्ति। हमारा उद्देश्य क्या, जब हम किसी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम किस किस तरीके का प्रयोग करके जो हमारे क्लास के बच्चे हैं उनको आसानी तरीके से सिखा सकें या फिर उनको आसानी तरीके से पढ़ा सकें। तो ये होता है बेसिकली आपका। इससे हमारी क्या होगी, उद्देश्यों की प्राप्ति का मतलब ये कि उससे जो हम पढ़ाएंगे अपनी क्लास में वो चीज़ें बच्चों को बड़े आसानी तरीके से समझ जाएगा। इसमें आगे चल के मैं आपको बहुत सारे ऐसे रूल्स बताऊंगा, रूल्स इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जिसके माध्यम से आप समझ पाओगे कि किस किस सिद्धांतों का प्रयोग करके हम अपनी कक्षा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यानी कि कक्षा के हर एक बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ें समझ में आए। यही होता है बेसिकली आपका शिक्षण का सिद्धांत। सिद्धांत से हमारा अभिप्राय किसी भी विषय, क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित करना है कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष मुखर यानी प्रस्तुत हो सके। यही था बेसिकली आपका शिक्षण का सिद्धांत या उसका मीन्स। अब एक डिफिनेशन आप प्रिपेयर कर लीजिए बस। टैवर्स के अनुसार, टैवर्स ने क्या कहा था कि शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें एक और शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाए। यानी कि इसमें क्या होता है बेसिकली, छात्रों और शिक्षक के बीच में एक पारस्परिक संबंध होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने शिक्षण की पद्धति को आसानी तरीके से, इजीली तरीके से स्पष्ट कर पाते हैं। अगर आपको लगे कि आपको एक डिफिनेशन और लिखना चाहिए तो आप बीओ स्मिथ के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। अदरवाइज एक डिफिनेशन सफिशियंट है आपकी क्लास के लिए, आपके अकॉर्डिंग टू डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कैंडिडेट्स के लिए। अब हम समझेंगे शिक्षण के आधार, शिक्षण सिद्धांत के आधार क्या होते हैं। हर एक चीज का एक फाउंडेशन होता है, एक बेस होता है। आधार का मतलब क्या होता है कि जो शिक्षण के सिद्धांत है उसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इन द सेंस किस बेस पर हम इसको प्रिपेयर करते हैं और हमारा इसके पीछे लंबा मोटो क्या होता है। देखिए, शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन है, बिल्कुल स्वतंत्र अनुशासन है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं एज ए टीचर्स तो हम देखते हैं कि एक फ्री तरीके का अनुशासन, यानी कि हम इजीली तरीके से फ्री होते हैं कि अपने बच्चों को अनुशासन में आकर के चीज़ों को सिखा सके। दूसरा है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण हमारा जो होता है बेसिकली वो कला भी है, टीचिंग करना है कला है, और जो कला को करता है वो कलाकार होता है। यानी कि एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा कलाकार होता है। और विज्ञान भी है। विज्ञान क्यों? क्योंकि विज्ञान के माध्यम से अपने सिद्धांतों को हम और अच्छे तरीके से लागू करते हैं और अच्छे तरीके से बच्चों को समझाते हैं। तो ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। शिक्षण के सिद्धांत सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, सिद्धांत कोई बनाया था उसका उद्देश्य क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बच्चों को सिखा सकें। तो इसका जो बेस है, जो आधार है वो क्या है बेसिकली
सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला है आपका फोर्थ पॉइंट है, शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियां एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। यानी कि जो शिक्षण के सीखने की परिस्थितियां होती हैं एक मजबूत आधार प्रदान करती। क्यों? क्योंकि बच्चों को जब आप एक मजबूती तरीके से एक अच्छे से सिखाओगे तो मजबूत आधार कैसे प्रिपेयर करेगी। अगर आपने किसी चीज़ को बच्चों को सिखाया, मान लीजिए आपने सिखाया उनको वर्णमाला का से लेकर ज्ञा तक सिखाया, तो वो उनकी आगे चल के जैसे उनकी क्लास बढ़ेगी, जैसे क्लास बढ़ेगी तो वो लोग 2 अक्षर का वर्ड पढ़ेंगे, 3 अक्षर के वर्ड पढ़ेंगे, फिर किताबों को पढ़ना जानेंगे, तो वो उनका एक बेस बनेगा, यानी कि एक मजबूत आधार बनेगा जो कि उनको सिखाने में काफ़ी मदद करेगा। अगला पॉइंट है आपका, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के मौलिक आधार हैं। जो शिक्षण के हमारे सिद्धांत हैं वो मौलिक आधार इस प्रकार से हैं कि बच्चों को उस बेस पर, एक मूल आधार के बेस पर कि हम उनको सिखा सके, ये होता बेसिकली उनका मौलिक आधार। शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़े? देखिए, हर एक चीज़, हर एक वर्ड का अपना एक अर्थ होता है, हर एक चीज़ का अपना एक आधार होता है। हम कोई काम करते हैं तो उसका एक आधार होता है, हमारा एक मोटो होता है, उसकी आवश्यकता क्या है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि टीचिंग कोर्स कर रहे हैं तो हमारा एक आधार है, क्या कर रहे हैं, आधार क्या हमारा ग्रेजुएशन के बेस पर हम लोग एक कोर्स कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इस प्रकार से कि हम आगे चल करके अपनी फैमिली को या फिर अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, तो ये होता है बेसिकली उसकी नीड क्या है, उसकी समाज में उसकी आवश्यकता क्या है। पहला, इसकी आवश्यकता क्या हो सकती है? सीखने के लिए उचित परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षण सिद्धांत आवश्यक है। यदि हम चीज़ों को सिखाना चाहते हैं तो उचित परिस्थितियाँ का क्या मतलब है? एक अच्छा वातावरण का होना जरूरी है, जिससे कि हम बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, जो मूल आवश्यक सिद्धांत हैं, उन बच्चों को हम चीज़ों को सिखा सकें उन सिद्धांतों के माध्यम से। अगला है आपका सेकेंड पॉइंट है आपका, शिक्षक के ज्ञान पूर्व कथन तथा नियंत्रण में वृद्धि करते हैं। यानी कि जो शिक्षक के ज्ञान पूर्व कथन और नियंत्रण वृद्धि करते हैं, जो शिक्षक के ज्ञान को भी बढ़ाते हैं, शिक्षा के ज्ञान को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि लर्निंग हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं आप आपके दिमाग में शिक्षक के कैसे ज्ञान को बढ़ाते हैं। एक अच्छा टीचर वही है जो एक अच्छा विद्यार्थी, यानी कि अच्छा विद्यार्थी अच्छा टीचर होता है। लगातार अगर आप सीख रहे हैं तो टीचर्स भी सीखता है, स्टूडेंट भी सीखता है, और दोनों जो सीखने की प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में कि जो लर्निंग की प्रक्रिया होती है वो लगातार चलती रहती है, और जन्म से लेकर के, बालक के जन्म से लेकर के मृत्यु काल तक पूरा वो इंसान सीखता रहता है। ये होता है बेसिकली उसका लर्निंग। अगला है, शिक्षण के सिद्धांत बताते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में कौन कौन से आश्रित और कौन कौन से स्वतंत्र चर हैं। आगे हम लोग जानेंगे आश्रित चर क्या होते हैं और स्वतंत्र चर क्या होते हैं। यहाँ समझ लेते हैं कि इसकी प्रक्रिया हम ये लोग ये समझें कौन कौन से आश्रित चर हैं और कौन कौन से इसके स्वतंत्र चर हैं। अगला पॉइंट है, ये प्रभावशाली शिक्षण बनाने की ओर ध्यान आकर्षित करता है। बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम शिक्षण को सिद्धांतों को क्यों लगाते हैं, इससे कि हम अपनी जो हमारी टीचिंग है वो उसको हम प्रभावी बना सकें, और जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को अपनी क्लास में आकर्षित करा सकें। जब तक शिक्षण हमारी बच्चों को आकर्षित नहीं करेगी तब तक हमारा सिखाया हुआ ज्ञान बच्चे आसानी से नहीं सीख सकते। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अपनी क्लास को अट्रैक्टिव बनाना, यानी आकर्षक बनाना, जिससे कि बच्चे लगातार और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकें। अगला नंबर है 5 नंबर है, शिक्षण सिद्धांत वर्तमान ज्ञान को संगठित करती है, यानी कि जो वर्तमान के ज्ञान को उसको इकट्ठा करती है। और अगला है शिक्षण सिद्धांत शिक्षण तथा सीखने के मध्य सहसंबंध की व्याख्या करता है। जो शिक्षण का सिद्धांत होता है वो शिक्षण और सीखने के मध्य एक संबंध को एक रिलेशन को स्थापित करता है। और अगला पॉइंट है आपका, ये शिक्षण नीतियों के विषय में स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं, यानी कि जो शिक्षण की नीतियां हैं उसको इजीली तरीके से, जो शिक्षण के नियम से, जैसे आपने देखा होगा कि आपका NEP 2020 आया। अभी कुछ लोग शायद ना जानते हो NEP 2020 क्या होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है? इसके पहले जो एजुकेशन नीति आई थी वो बेसिकली आई थी 1900, और पहली बार जो आई थी 1968 में आई थी। दूसरी बार जो बनाई गई नीतियाँ 1986 में आई, और तीसरी बार जो बनाई गई के कस्तूरी रंजन इसके यानी बनाने वाले हैं 2020 में। 3 शिक्षा नीतियाँ आई।
शिक्षा नीतियाँ क्यों आती है? क्योंकि समय से आप लोग को पता होगा समय समय पर चीज़ें बदलती रहती है। जब बदलती रहती है तो उसको अपडेट, जिसको कहते हैं वन वर्ड में, अपडेट करने के लिए नई नई नीतियों को लगाया जाता है, जिससे कि हम वर्तमान के समय को पकड़ सके और समय के अकॉर्डिंग अपनी शिक्षण पद्धति को बना सके, जिससे कि इजीली तरीके से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को लागू कर सकें और बच्चों को नए नए तरीके से चीज़ों को सिखा सकें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम लोग और देखेंगे। अब आगे क्या हो सकता है आपका, देखिए अब आगे आपके इसमें कुछ सिद्धांत है। सिद्धांत क्या, मैंने आपको बताया कि इसमें कई ऐसे सिद्धांत पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, इसको व्याख्या, इसकी व्याख्या करिए, और बड़े क्वेश्चन से पूछा जाएगा इसको। इस तरह से पूछा जाएगा रुचि का सिद्धांत क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है, या फिर चयन का सिद्धांत क्या है, नियोजन का सिद्धांत क्या है। तो इस तरह से चीज़ें क्लियर हो पाएगी। अब क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, यह शिक्षण का एक मूल्यवान सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक है। क्रियाशीलता दो प्रकार की होती है, पहली शारीरिक क्रियाशीलता और दूसरी होती है मानसिक क्रियाशीलता। समझिए क्रियाशीलता क्या होती है। क्रियाशीलता का मतलब है एक्टिव होना। एक्टिव होना, जब हम शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, अगर हमारी क्लास का कोई बच्चा एक्टिव नहीं है, आपने पढ़ा कि दो तरह की क्रियाशीलता होती है, एक शारीरिक एक मानसिक। हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा शरीर से तो एक्टिव है लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, बैठा तो क्लास में आपके लेकिन उसका दिमाग चल रहा है घर पे। तो ये होता है बेसिकली बालक को, जब हम तभी किसी चीज़ को सीख सकते हैं, फिर कोई भी बच्चा तभी किसी चीज़ को सीख सकता है जब वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से एक्टिव होगा। आप खुद देखिए कि जब हम भी किसी चीज़ को तब सीख पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं जब हम शारीरिक तौर पे या फिर मानसिक तौर पे अच्छे से एक्टिव होते हैं, तब हम चीज़ों को ज़्यादा सीख पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा मानसिक तौर पे एक्टिव होता है, उसका मन होता है कि सीखे, लेकिन शारीरिक तौर पे एक्टिव नहीं होता है या फिर काफ़ी थका हुआ होता है, और जब थका हुआ होता है तो वो उन चीज़ों को उतना अच्छे से नहीं सीख पाता। इसलिए क्या होता है बेसिकली कि किसी बालक को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एक्टिव होना उतना ही जरूरी है, जिससे कि बालक को शिक्षण की जो क्लास, टीचर्स की जो क्लासेज है बेसिकली, वो आसानी तरीके से उसके दिमाग में जा सकें। अब इसमें फ्रॉवेल का स्टेटमेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की लग रहा होगा कितने स्टेटमेंट याद करते कि आपको क्या करिए कि शिक्षण सिद्धांत है उसके एक याद कर लीजिए, उसके अलावा ज़्यादा इसकी ये स्टेटमेंट के चक्कर में मत पड़े। क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट्स होता है वो बेसिकली आपको याद वैसे भी नहीं होगा, और अगर किसी भी तरीके से याद हो गया तो आपको एग्जाम में वैसे भी नहीं याद आया। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती है, और लगातार जब आप 2 घंटे में आपको सोचने का टाइम नहीं होता, सिर्फ आपकी पेन चलनी चाहिए उस टाइम पे, और कितना आप लिख लेते हो उसके नंबर होता है बेसिकली डीएलएड और बीटीसी में। तो ये होगा बेसिकली, तो आप इस परिभाषा को समझ लीजिए। बाकी ज़्यादा लिखने या याद करने के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर होगा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खुद भी डीएलएड कर रखा है और मैं 90% मार्क के साथ इस चीज़ को क्लियर कर रखा है। तो फ्रॉबेल का जो स्टेटमेंट था, फ्रॉबेल ने कहा था बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य को सीखता है, और अतः जहाँ तक संभव हो सके उसको करके सीखने पर बल देना चाहिए। अब ये आसान तरीके से आपको याद हो जाए कैसे। क्रियाशीलता का सिद्धांत है, हमको खुद पता है कि आपको आपने पढ़ा होगा साइंस में कि करके सीखो, साइंस में लिखा रहता है कि करके सीखो। छोटी छोटी कक्षाओं की अपने किताबों में देखा होगा, लिखा होता है करके सीखो। करके जब हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं, जो प्रैक्टिकली करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, और प्रैक्टिकली जब आप किसी भी चीज़ को करोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे। यही बात फ्रॉबेल ने कहा था। फ्रॉबेल ने कहा था जब बालक खुद करके सीखेगा तो वो उसके हमेशा अनलिमिटेड टाइम तक उन चीज़ों को याद रख पाएगा, और ज़्यादातर लंबे समय तक उस सीखे गए ज्ञान को अपने दिमाग, मन, मस्तिष्क में स्थिर कर पाएगा। अगला सिद्धांत है आपका रुचि का सिद्धांत। अब रुचि का क्या मतलब? इंटरेस्ट। रुचि वो नहीं जो आपकी कक्षा में पढ़ती है, रुचि का मतलब है आपके इंटरेस्ट का सिद्धांत। रुचि कार्य करने की प्रेरणा होती है, जो रुचि होती है बेसिकली आपकी कार्य करने की प्रेरणा होती है। तो शिक्षक को बालक में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आपने बच्चों से पूछा कि बताओ 2+2 कितना होता है। बच्चे ने कहा कि सर 4 होता है। अब उसको आपने कहा सब बात, इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट आएगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और उसके अंदर क्या होगा, सीखने के प्रति एक ललक जगेगी। वो चाहेगा कि हम और भी चीज़ों को सीखें। फिर आपने कहा आप ये बताओ कि
3+5 कितना होता है। आपने फिर उससे पूछा कि आप ये बताइए 3+5 कितना होता है। वो काउंटिंग किया, उसने बताया कि सर 8 होता है। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर होगा। ये होता है बेसिकली आपका रुचि का सिद्धांत। बिना आपको भी पता है कि बिना इंटरेस्ट के हम किसी भी बालक को कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते। यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बालक के अंदर रुचि यानी इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक वो बालक किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाएगा। अतः शिक्षण करते समय शिक्षक को सर्वप्रथम छात्रों की रुचि का पता लगाना बहुत जरूरी है। इस रुचि का विकास करने का प्रयास करना चाहिए कि बालक के प्रति रुचि विकसित हो जाने पर छात्र स्वयं ही ज्ञान को आकर्षित करने के लिए उत्सुक रहता है। यानी कि बालक के अंदर रुचि का होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं, नहीं मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या मतलब आपने पढ़ा होगा, अभिप्रेरणा आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा अभिप्रेरणा को। मोटिवेशन क्या होता है? अभिप्रेरणा बेसिकली क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। अतः बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरणा व्यक्ति की वह आंतरिक स्थिति है जो उसमें ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है। प्रेरित हो जाने पर बालक स्वयं क्रियाशील हो जाता है, जिससे वह अपने आप कार्य में रुचि लेने लगता है। इस प्रकार उसके सीखने की प्रक्रिया सरल और तीव्र हो जाती है। देखिए समझते हैं, हो सकता है लैंग्वेज जो लिखी थी आपको ना समझ में आई हो, लेकिन समझते हैं इसको, बड़े सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। कोई बच्चा, मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा सीख रहा है। आपको याद होगा जब हम लोग के स्कूल लेवल पे हम लोग खुद पढ़ते थे, स्कूल लेवल जिस दिन रिजल्ट दिखाया जाता था ना, रिजल्ट डे, जिस दिन रिजल्ट बताया जाता था, आपको याद होगा ग्राउंड पे क्या किया जाता था, जो बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था उसको कुछ गिफ्ट दिया, इनाम देते थे प्रिंसिपल सर के द्वारा। फर्स्ट वाले कैंडिडेट आपने देखा होगा, फर्स्ट वाले कुछ अलग दिया था, सेकंड वाले कुछ अलग, और थर्ड वाले कैंडिडेट को कुछ अलग दिया था। अब मान लीजिए फर्स्ट वाले को कुछ इनाम दिया गया, ग्लास दिया गया, ऐसे टाइप के कुछ दिया जाता था, सेकंड वाले को प्लेट, ऐसे टाइप का, यानी ड्राइंग बॉक्स है, इस तरह से चीज़ें दी जाती थी गिफ्ट टाइप के बच्चों। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जो मान लीजिए किसी भी क्लास के 3 बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले कैंडिडेट्स को ये गिफ्ट दिया गया, इससे क्या होगा, जो स्कूल के या फिर उस कक्षा के किसी भी कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे थे, और 50 बच्चों में से 3 बच्चों को, भाई एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा, 3 बच्चों को ये गिफ्ट दिया गया। जो बचे 47 स्टूडेंट्स होंगे उनके अंदर एक क्या आएगा, अभिप्रेरणा आएगा, एक मोटिवेशन मिलेगी कि यार मेरी कक्षा का ये लड़का अगर फर्स्ट कर सकता है तो मैं भी फर्स्ट आऊँगा, क्योंकि फर्स्ट आने पे क्या मिलता है, बेसिकली ये गिफ्ट मिलता है, या फिर इस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है। इस तरह से करके बच्चों के अंदर क्या आएगा, अभिप्रेरणा आएगा, एक मोटिवेशन आएगा कि मुझे इस चीज़ों को करना है, और क्यों करना है, क्योंकि इसके बदले में ये मिलती है। जैसे बहुत सारे आप लोगों को देखा होगा कैंडिडेट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिकल बहुत वीकर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, उनके अंदर एक अलग होती है, उनके अंदर एक अलग मोटिवेशन होता है, मुझे इस रीजन से इस चीज़ को पाना है और इस रीजन से मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है। ये होता है बेसिकली अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आप देखोगे जब बच्चा खुद सीखने के लिए मोटिवेटेड होता है तो ज़्यादा सीखता है, क्योंकि मोटिवेट जब वो आंतरिक रूप, एक इसमें वर्ड आया था आंतरिक रूप से, जब बालक आंतरिक रूप से सीखने के लिए मोटिवेटेड होता है तो क्या होता है, बेसिकली वो खुद सीखने की उसके अंदर एक ललक होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो खुद एब्जॉर्ब कर पाता है और सीख पाता है। ये होता है बेसिकली आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये पाठक और त्यागी के अनुसार ये डिफिनीशन है, ये आप लिख सकते हैं बेसिकली अपने नोट्स में, अदरवाइज अच्छे से इसको समझ लेंगे तो इनफ है वो भी। अगला है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत क्या है, बेसिकली देखिए जो चीज़ भी हम लोग सीखते हैं, हमारा मूल उद्देश्य क्या होता है कि लंबे तौर पे हमारा उद्देश्य होता है कि हम उसको अपने जीवन से जोड़कर चीज़ों को सीख सकें, और उसका हमारा संबंध जो हो वो बेसिकली पूरे जीवन से हो। समझते हैं, शिक्षा का उद्देश्य बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना होता है, जो कि शिक्षण के माध्यम से बालक के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है। यदि छात्र यह देखता है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो उसका हमारे भावी जीवन में कोई उपयोग है, तो वह ज़्यादा मन लगाकर सीखता है। इसलिए शिक्षण से पहले निश्चित कर लेना चाहिए कि इससे छात्र के जीवन में कितना लाभ होगा। अतः बच्चों में किसी पाठ्य वस्तु या विषय का ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है
उसका संबंध उसके जीवन से जोड़ा जाए। यानी कि समझिए, अब इसको समझते हैं। आप किसी कक्षा में बच्चों को ऐड सिखा रहे हैं, आप जब ऐड सिखा रहे हैं तो आपने बच्चों को जोड़ना सिखाया। अब जोड़ में आपने दिखाया, बताइए कि 35 और प्लस 22 कितना होगा। बच्चे ने तुरंत बताया कि देखिए सर, इसका जो आंसर होगा 57 होगा। आपने कहा वेरी गुड। आपने बताया कि देखिए, अगर आप जोड़ सीख लोगे ना तो आपकी ये आगे चल के आगे के क्लासेज में काम देगा और आपके पूरी लाइफ में काम देगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी मार्केट पे जाओगे, आपकी मम्मी आपके आपके पापा कुछ पैसे देके भेजेंगे, ये सामान लेते और ये लेते और ये लेते आओ। इस तरह से क्या होगा कि आप चीज़ों को आपको ऐड करनी आती रहेगी तो आपकी ये पूरे निजी जीवन में काम देगा। ये होता बेसिकली आपका जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। यानी जो भी चीज़ आप स्कूल में सीख रहे हो उसका संबंध आपके निजी जीवन में होना चाहिए। वो होता बेसिकली आपका जीवन में संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को ये सिखाया कि जब भी अपने से बड़े आपके घर आए, तो रिश्तेदार आए, गेस्ट आए, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने से बड़ों के पैर छूने चाहिए। अब बच्चे ने ये चीज़ सीख ली, कहाँ पे सीख ली? स्कूलिंग टाइम पे सीख लिया, फिर अपने घर पे सीख लिया। वो उसकी ऑल लाइफ उसके दिमाग में पड़ा रहा कि अपने से जब भी बड़े कोई गेस्ट घर आएगा तो उसको हम क्या करना है, उसके पैर छूना है। तो ये होता है बेसिकली आपको जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। रायबर्न और फोर्स के अनुसार अब इनका स्टेटमेंट आप चाहो तो इसको लिख लो, क्योंकि ठीक है, इंपॉर्टेंट कि आपको सिद्धांत पता होना चाहिए कि किस सिद्धांत में क्या चीज़ें कही गई हैं। और यही चीज़ आपकी प्रैक्टिकल जब होता है, वाइवा होता है जब आपके एग्जामिनेशन के बाद डीएलएड का, उसमें भी पूछी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सिद्धांत में किन किन चीज़ों की चर्चा की गई, वो पूछा जाता है। बाकी स्टेटमेंट किसी का नहीं पूछा जाता है वाइवा वगैरह में। एग्जामिनेशन में आपको अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं अगर आप स्टेटमेंट। इसीलिए स्टेटमेंट बेसिकली क्लास मैंने नोट्स में अपने शामिल भी किया है आपके लिए। अगला है चयन का सिद्धांत। ये